Here I am video lecture presenting on engineering mechanics। ये जो सब्जेक्ट है ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर में और डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो कितना है 2005 है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इसमें बेसिकली कितनी यूनिट है 5 यूनिट है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से 1 यूनिट हटा दी गई है फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज जो हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो चार यूनिट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। उस सिलेबस को पूरा एक तरीके से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने ये सिलेबस में जैसे बीच में कोई क्लास नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो पूरा उनका एक तरीके से पूरा रिवाइज हो जाएगा। किसी को बीच में कुछ समझ में नहीं आया तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी एक ही वीडियो में सारे के चारों जो यूनिट अपने को देखने को मिलेगी। किस यूनिट में क्या पढ़ना है क्या है वो पूरा सब कुछ यहाँ समझाया जाएगा। और मैकेनिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ को किसी भी काम करने से पीछे उसका क्या रहता है, कोई रीजन रहता है। तो उसी तरीके से मैकेनिक्स के भी पीछे पढ़ने का कोई अपना एक स्पेशल रीजन रहेगा। किस यूनिट को पढ़ने से हम कौन सी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे, कौन से फॉर्मूले लगाएं तो उससे उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कौन कौन सी यूनिट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम टोटल अपने पास कितनी यूनिट है 5 यूनिट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। जैसे जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स। कि मैकेनिक्स का क्या बेसिक है क्या, और मतलब उसके अंदर जो हम फोर्सेज पढ़ेंगे तो फोर्सेज से रिलेटेड कितनी टाइप की फोर्स हैं, फोर्सेज को किस तरीके से उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स होती क्या है, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट क्या है, इक्विलिब्रियम। क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी को हम क्या करेंगे, जैसे इधर से फोर्स लगा रखा है 5 न्यूटन, तो इसको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आना। मतलब जो जहाँ है वो चीज वहीं की वहीं रहनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी के सामने जितना ये लग रहा है उतना ही हम क्या लगा देंगे, इसके विपरीत फोर्स लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा, ये चीज इक्विलिब्रियम। अगर कोई फोर्स इधर लग रहा है इसका अपोजिट इधर लगाना होगा। अगर ये 10 न्यूटन का है तो ये भी कितना लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का। इस तरीके से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज पढ़ेंगे, कुछ इक्विलिब्रियम करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर मान लो ये वैल्यू नहीं दे रखी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा सकते हैं। जैसे 3 फोर्सेज है, लेमीज थ्योरम पढ़ेंगे इसमें। तो लेमीज थ्योरम में क्या रहेगा, जैसे इसका मान दे दिया 25 न्यूटन, इसका दे दिया 30 न्यूटन, तो इसका मान पूछ सकता है। फिजिकली अगर अपन देखें तो जैसे कि कोई भी एक W वेट है, उसको क्या है, कोई क्रेन क्या कर रही है, लिफ्ट कर रही है इसको ऊपर की तरफ, और यहाँ पे उसने कुछ भी ऐसा कुछ हिंज सिस्टम ऐसा लगा रखा है। तो 2 तार खींच रहे हैं, 2 वायर हैं, एक वायर 1 इसको T1 जिसमें टेंशन आएगी, और इसको क्या मान लेते हैं T2, और ये क्या है T3 मान सकते हैं इसको। तो इन दोनों का मान लो, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, तो इसका मान अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मान लो x है, इसका y है, तो इस तरीके से हम इनका मान फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, वो लेमीज थ्योरम कैसे लगेगी, वो सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है फ्रिक्शन। जबकि फ्रिक्शन अभी अपने को पढ़ना है नहीं, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को ज़्यादा कुछ डिस्कस करना नहीं है कि फ्रिक्शन क्या होता है। कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स काम करता है दोनों सरफेसिंग के बीच में, तो वो क्या रह जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक। स्टैटिक की वैल्यू रहेगी कुछ
डायनेमिक की वैल्यू रहेगी, जबकि डायनेमिक फ्रिक्शन कम रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, इतना कुछ अपने को इसमें पढ़ना है नहीं। फोर्थ यूनिट है, उसमें क्या पढ़ेंगे, सेंट्रोइड। क्या पढ़ेंगे, सेंट्रोइड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है कि कोई भी, जैसे अपने पास कोई भी बुक है या कुछ भी चीज है, जैसे कि अपने पास ये है, तो इसको किसी एक नोक पे अपन ऐसे टिका दें। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, सीजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीजी, क्योंकि इस पे क्या कर रहा है, इसका वेट लाई कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, तो क्या हो जाएगा, किसी भी बॉडी का क्या लाई करेगा, उसका वेट लाई करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें किसका रिलेशन आएगा, वेट का। लेकिन सेंट्रोइड में क्या रहेगा, वो कोई भी अपनी आकृति रहेगी, जैसे कि 2D हो सकता है या 3D भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई मास नहीं होगा, वेट नहीं होगा। ठीक है, 2D भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, 3D भी। जैसे 2D की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर, और 3D की बात करें तो ये क्यूब, घना, और इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो इसकी भी कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट आएगा, इसका भी कोई सेंटर पॉइंट आएगा, तो उसी को क्या बोल देंगे, सेंट्रोइड। इसका भी क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी चीज की, जिसका क्या रहेगा, मास इनटू ग्रेविटी करके जो वेट आएगा, उसमें ग्रेविटी का इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे उसका पूरा क्या वेट कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसका जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसका पूरा वेट क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी अपने एग्जांपल लिया था, इस पे ये चीज ऐसे रखी थी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका पूरा वेट लाई कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, जबकि इसमें क्या रहेगा, इस पॉइंट पे इसका पूरा एरिया कंसंट्रेट करेगा, जबकि इस पॉइंट पे इसका पूरा क्या वॉल्यूम कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अभी ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इस तरीके से अपन इन यूनिट में ये चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो 5th यूनिट है, जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, या सिंपल बोले तो सिंपल मशीन भी बोल सकते हैं, लिफ्ट तो करेंगे। ठीक है, सिंपल मशीन में क्या पड़ेगी, कई बार अपन ने देखा होगा कि जैसे कि कोई कुएं रहते हैं, कुएं से गिरनी लगाते हैं और एक बाल्टी से पानी को लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बाल्टी में जो वेट है वो उसका कहलाएगा, उसका लोड कहलाएगा, जो हाथ से अपन फोर्स लगा रहे हैं वो कहलाएगा उसका एफर्ट कहलाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही अपन जब किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में भी कोई एक क्रेन रहेगी, हैंड क्रेन रहती है, उसमें एक व्यक्ति क्या करता है, ठीक, वो इस तरीके से एक बेल सी रहेगी, चेन सी रहेगी, उस चेन को नीचे की तरफ खींचता रहेगा, और इधर से वो चेन, इधर कुछ पुली सिस्टम लगे रहेंगे, और इधर ये खींच रहा है कितना, बहुत कम फोर्स, लेकिन इधर वो कम से कम 1000 kg से भी ज्यादा वेट को इस तरीके से वो लिफ्ट करेगा। ठीक है, कभी देखना, कभी इंडस्ट्री में जाओगे तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे लगा रहता है, जिससे कि क्या कर लेता है, वो लोड तो कम लगा रहा है, एफर्ट क्या कर पा रहा है, एफर्ट तो कम लगा रहा है, लोड को ज्यादा लिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जबकि नॉर्मली अपन देखते हैं तो जितना अपन सोचते हैं कि जितना अपने अंदर वेट है उतना ही अपन उस चीज को लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है कि उसमें कुछ डिस्टेंस का, कुछ वेलोसिटी रेशियो का कुछ सिस्टम रहेगा, वो आगे देखने को समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उससे अपनी इन पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मूवमेंट की अगर बात करें तो कभी चिमटा रहता है एक तरीके से, इस चिमटा को कभी तुम एक बार यहाँ से पकड़ना, और इसके अंदर कुछ भी जैसे रोटी रही, उसको अपने को क्या करना है, पकड़ना है, और एक बार उसी चिमटे को यहाँ से पकड़ना। जब यहाँ से पकड़ेंगे तो अपने को कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट मतलब अपने को कम जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। ऐसा ही कुछ सिस्टम इसमें करेंगे जिससे कि क्या रहेगा, उस चीज को अपन लिफ्ट कर पाएंगे। तो अभी हम बिल्कुल स्टार्ट से, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। भाई 4 यूनिट का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, 5वीं यूनिट का आ गया होगा। भाई पहली क्या है, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स। इसमें मैकेनिक्स होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स क्या होता है, दूसरे में फोर्सेस को किस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला सकते हैं, और आने के बाद कौन सी 2 वैल्यू दे रखी है, तीसरी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रिक्शन में तो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड क्या रहेगा, किसी भी एक 2D या 3D ऑब्जेक्ट का कंसंट्रेट करेगा उसका एरिया या वॉल्यूम, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, उसके वेट को कंसंट्रेट करेगा किसी एक पॉइंट में। और सिंपल मशीन में क्या पढ़ेंगे, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो, इन चीजों को अपन आगे पढ़ेंगे, पुली सिस्टम। ठीक है, तो पहली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या अपना सिलेबस है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेंगे। जो अपना सिलेबस दे रखा है BTU में, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये तो पता ही होगा, मैकेनिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच of science which deals with the study of forces and their effects ठीक है, ये पढ़े। उसके बाद इसी मैकेनिक्स की 2 ब्रांच होती है मेन। एक का नाम तो क्या है, स्टैटिक्स, दूसरे का नाम क्या है, डायनेमिक्स। बाय स्टैटिक्स, दूसरी का नाम क्या है, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स देखने से स्टैटिक मतलब स्टेट, कोई चीज किसमें हो, रेस्ट कंडीशन। डायनेमिक मतलब गति कर रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो सेम ये चीज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डील्स विद द, जैसे इसमें बात करें तो डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस acting upon a body at, क्या करना पड़ेगा, वो उस बॉडी को रेस्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम डायनेमिक की बात करें तो सेम जो कहानी यहाँ लिखी वही कहानी यहाँ लिखनी है, और लास्ट में जहाँ रेस्ट लिखा था वहां क्या लिख देंगे, बॉडी एट मोशन या बॉडी इन मोशन। ठीक है, पूरी वही लिखना है कि डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए बॉडी इन मोशन। अगर कोई बॉडी किसमें है, मोशन में, उसके मोशन में रहते हुए उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बारे में अगर अपन स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में अगर हम जानकारी ले रहे हैं, मतलब कोई बल है, कोई वस्तु है, वो क्या कर रही है, गति कर रही है, गति करती हुई वस्तु पे हम कोई भी जो भी उस पर बल लगे हैं उन बलों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं। तो वो तो क्या कहलाएगी, डायनेमिक, और इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक में बॉडी किसमें रहेगी, रेस्ट में रहेगी, और डायनेमिक में बॉडी किसमें रहेगी, मोशन में। ये सब कुछ मैंने वैसे क्लास में लिखवा रखा है, यहाँ ओनली एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा से उस चीज को अपन रिपीट कर ले। भाई स्टैटिक डायनेमिक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये अपने सिलेबस में दे रखा था। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर। भाई स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, तो स्केलर और दूसरा का नाम क्या है, वेक्टर।
अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट तो अपन नहीं जा सकते कैसे भी करके, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट अपन नहीं जा सकते, ठीक है। ये तो चलो यहाँ तो मैंने लाइन खींचना चाहे तो लाइन तो अपन चलो स्ट्रेट खींच भी लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसमें क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पैदल चल के जाएं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या कोई ट्रेन है या कोई भी गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, बाइक को अगर अपन बोले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके चलो, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत नहीं पथ से क्या रहेगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो वो डिस्टेंस जो इनकी बिल्कुल छोटी से छोटी दूरी, और एक दूरी वो जो इधर घूम फिर के कैसे भी करके, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये। तो अभी हमने कभी हिंदी में इंग्लिश में ऐसा कुछ सुना होगा, एक नाम आता है डिस्प्लेसमेंट का, और दूसरा नाम आता है डिस्टेंस का। इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन, और इसको बोलते हैं दूरी। तो इन्हीं दोनों का सवाल, इन्हीं दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। क्या छिपा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है, दोनों की यूनिट एक्चुअल में दोनों की मीटर ही होती है, दोनों क्या है, एक तरीके से लेंथ है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक शॉर्टेस्ट होता है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बिटवीन 2 पॉइंट, और ये कोई भी अपनी दूरी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ए से लेकर बी तक की जो डायरेक्ट दूरी है, जैसे कि अपन यहाँ पे सी मान लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ए सी बी। और अगर इसमें पॉइंट मान लेते हैं डी, इसमें पॉइंट मान लेते हैं ई, तो ए डी बी व ए ई बी, ये दोनों क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, दोनों क्या है, ये डिस्टेंस। दूसरी बात, वेक्टर और स्केलर। अब कौन सी चीज स्केलर है, कौन सी चीज वेक्टर। अगर मैं बता दूं कि स्केलर तो क्या होती है, जिसकी कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती, और वेक्टर की बात करें तो वेक्टर होता है जिसकी कोई भी एक दिशा बिल्कुल निश्चित है, तो उसको पता रहता है मेरे को जाना कहाँ है। स्केलर की तरह नहीं कि मन चाहे जहां कैसे भी घूम फिर के पहुंच रहे हैं, ठीक है। वेक्टर को पहले से ही पता है मेरे को उस पॉइंट पे जाना है। जैसे अपन कहीं भी तीर का निशान लगाते हैं तो उसमें अपन देख लेते हैं ये तीर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो उस पॉइंट पे जाके टकराएगा या वहां जाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल शॉर्टेस्ट दूरी वो तो क्या कहलाएगी, विस्थापन। और उसके अलावा जो भी दूरी है जो उससे थोड़ी बड़ी है तो वो क्या कहलाएंगे, उसकी डिस्टेंस कहलाएंगे। तो इसमें कोई भी डायरेक्शन निश्चित नहीं रहती, दिशा निश्चित नहीं रहती है, जबकि इसमें अपनी दिशा पहले से क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन गिवन, भाई कोई चीज है उसका कुछ दे रखा है डायरेक्शन, अपने को पहले से दी हुई मिलेगी कि अपने को उस दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में, इतने एंगल पे, इतने उस पे कोई ना कोई अपने को इस तरीके से वो सिंबल दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, डायरेक्शन का। जबकि इसमें कोई अपने को सिंबल नहीं मिलेगा। अब उसके बाद अपन ने एक चीज पढ़ी, जैसे ये दोनों चीज अलग अलग हैं, दिखती दोनों एक जैसे, उसी तरीके से अपन ने कहीं पढ़ा होगा वेलोसिटी और एक स्पीड, वेलोसिटी और एक स्पीड, ठीक है। नाम दोनों का वही मीटर प्रति सेकंड होती है इसकी यूनिट,
और इसकी भी यूनिट मीटर प्रति सेकंड है, जबकि दोनों क्या है, अलग अलग चीज। अलग अलग कैसे है कि अगर डिस्टेंस में अगर अपन भाग देते हैं किसका, टाइम का, क्योंकि उसने कोई ना कोई तो टाइम लगाया होगा ना दूरी तय करने में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या बढ़ जाएगा, स्पीड। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ज्यादा डिस्कशन तो अपनी क्लास में कर भी लिया था वेलोसिटी और स्पीड में, मतलब इसको यहाँ से यहाँ जाने में जैसे 5 सेकेंड लगे थे, तो उसके अलावा डिस्टेंस में इसमें कुछ ज़्यादा लगेंगे, जैसे 6 सेकेंड लगे, इसमें कितने लगे, 10 सेकेंड। मान लो टोटल जो दूरी हो कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, तो 50 में अगर अपने को क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो 50 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, छोटा से छोटा जो टाइम है वो कितना है, 5 है, तो 10 आ गई। ठीक है, और स्पीड अपनी अगर दोनों तरीके से निकालें, ADB में निकालें तो 50 डिवाइड बाई 6 और दूसरे में 50 डिवाइड बाई 10, ये 5 आ गया, और ये पॉइंटों में आएगा 8.33। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ये भी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इनसे अगर अपन थोड़ी और कुछ इधर चले तो और अपन ने 2 चीजें पढ़ी, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और कुछ होती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न ड्राइव्ड क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न, उससे उत्पन्न हुई हो। ठीक है, फंडामेंटल उसकी बेसिक यूनिट, साधारण यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स अपनी MLT, बेसिक तो ये होती है, वैसे एंगल थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन MLT अभी अपने को इसका कोई रोल है नहीं। तो M का मतलब तो क्या है, L का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, टाइम, L का मतलब क्या है, लेंथ से, और M का मतलब किससे रिलेशन है, मास। मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, लेंथ को बोलते हैं दूरी, या डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, टाइम, समय। लेंथ दूरी भी हो सकती है और दूरी भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट। व्युत्पन्न यूनिट वो रहेंगी जो इनसे मिलके बनी हो, जैसे कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम। तो ये सारी कहाँ से मिलके बनी है, यहाँ से मिलके बनी। तो ये इसकी क्या है, व्युत्पन्न, उससे उत्पन्न हुई है। ठीक है भाई, हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो ये इनके क्या है, माई बाप हैं, और ये इनके क्या है, इनके बच्चे, इनसे मिलके ये बने। ठीक है, बेसिक क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, ये यहाँ से ही उत्पन्न हुआ। तो बात करें तो जैसे कि ये दोनों तो क्या हो गई अपनी फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आ गई, और ये दोनों क्या रहेंगी, ड्राइव्ड यूनिट में अगर अपन निकालना चाहें तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट में L, और ये क्या है, T। तो M की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। क्यों लिख देंगे, किसी भी संख्या की वैल्यू 0 का मतलब मान 1, ML T। L की वैल्यू 1, T की वैल्यू नीचे है तो ऊपर जाएगी तो माइनस। क्यों माइनस का, क्योंकि अगर कोई चीज L अपॉन T है तो T को जब अगर L इंटू T लिखेंगे तो T की पावर
1 लिखते हैं। जब कोई नीचे वाली संख्या ऊपर चले जाए तो घात माइनस में हो जाती है। यही सेम इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या निकाला था? m की वैल्यू 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस का 1, टाइम माइनस का 1, तो क्या हो गया? m l, अभी तो t प्लस का लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, t माइनस का। फिर एक न्यूटन ने ला दिया था, क्या ला दिया था कि भाई चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन टाइम क्या होता है? फोर्स होता है, वो ये कहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं जिस बॉडी का m1 था वही क्या था? m2 था। बॉडी क्या है? सेम। तो m कॉमन आ गया, v2 माइनस v1 अपॉन क्या हो गया? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो ये हो गया मास, m को खोल के लिखेंगे तो मास, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन गया? एक्सेलरेशन। द्रव्यमान कोणा में त्वरण, ठीक है। ये क्या आ गया? अपना फोर्स का मान आ गया, बल का मान। तभी इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? क्योंकि न्यूटन ने दिया था। द्रव्यमान क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। त्वरण को क्या लिखा? यहाँ m की वैल्यू 0 थी ना, यहाँ 0 थी, वो भी आगे 0, तो m की वैल्यू 0, l की पावर 1 और t की पावर माइनस का 2। ये दोनों घात क्या होगी? m की पावर 1, l की पावर 1, t माइनस 2। तो फोर्स की जब भी यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगी? डायमेंशन ml1 t माइनस का 2, ठीक है। तो फोर्स तक हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि फोर्स होती क्या है? क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी हम पढ़ते हैं फोर्स। यूनिट पढ़ ली, यूनिट के बाद अपन पढ़ते हैं कि इससे क्या पढ़ लेते हैं? टाइम पढ़ लेते हैं। चलो पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन कहता है कि पहला क्या है? कोप्लेनर। कोप्लेनर CO का मतलब कोक का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। अगर कोई भी एक ही प्लेन पे कोई 2 फोर्स काम कर रही हो तो उसको क्या बोल देंगे? कोप्लेनर। इसके कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4 क्वाड्रेंट हो गए। मतलब एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ये एक्स प्लेन मान लिया, इसको वाई। अगर कोई 2 फोर्स इसी पे लग रहे हैं, वाई प्लेन पे लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कोप्लेनर कहलाएंगे। अगर एक फोर्स इसको ए, इसको बी, तो अगर ये फोर्स यहाँ लग रहा है तो ए फोर्स सी फोर्स के क्या है? कोप्लेनर नहीं है। तो नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे? नॉन कोप्लेनर। क्या बोल देंगे? नॉन
कोप्लेनर। मतलब कोई दो फोर्स अगर एक ही प्लान पे लाई कर रहे हैं, एक ही तल पे लाई कर रहे हैं तो कोप्लेनर, एक ही तल पे लाई नहीं कर रहे तो नॉन कोप्लेनर। ठीक है भाई, कोई भी प्लेन है, प्लेन का मतलब जैसे कि सरफेस, इस सरफेस पर अगर दो व्यक्ति खड़े हैं तो दोनों व्यक्ति नीचे फोर्स लगा रहे हैं तो एक दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के कोप्लेनर। ठीक है, जबकि एक इधर धक्का मार रहा है, दूसरा इधर धक्का मार रहा है तो क्या रहेंगे, दोनों एक दूसरे के नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। थर्ड इसका टाइप हो जाएगा कॉन्करेंट, कॉन्करेंट। फोर्थ में क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट होते हैं अगर किसी एक ही पॉइंट पे दो फोर्सेस मिल रहे हैं तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट कहलाएंगे। अगर दोनों फोर्स एक अपने कहीं जा रहा है, दूसरा और कहीं जा रहा है, प्लेन से कोई मतलब नहीं, तो ये F1 F2 और F3 क्या है, नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलते हो, इसमें नहीं मिलते हो, इसमें एक ही तल या सतह पर, इस पे नहीं हो, सतह पर नहीं, एक ही प्लेन पर। ठीक है भाई, जहां को आ रहा है उसका मतलब वो हो, नॉन का मतलब वो नहीं। फिफ्थ नंबर पे और सिक्स्थ नंबर पे अपने आ जाएंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वो हो जाएंगे जैसे कि ये कोई फोर्स है और दूसरी कोई ये लाइन है, इस पे F1 लगाओ, इसमें F2 लगाओ, इसी पे F3, एक ही लाइन पे जो फोर्सेस लगे हों वो किस पे, एक ही लाइन पर हो, एक ही लाइन पर लाई करते। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर क्या हो जाएंगे, नहीं करते हो भाई, बेसिक सी बात। ठीक है, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि अपने को एक यूनिट नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक नहीं पढ़ना, 4 यूनिट पढ़नी है, 4 यूनिट को आज ही फिनिश कर। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। नॉन कोलिनियर मतलब जिसमें एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे, जैसे F1 इधर लाई कर रहा है भाई, F4 अपने इधर घूम रहा है, ये अलग रास्ते से घूम रहा है, ये अलग गली में से घूम रहा है, दोनों अलग अलग है। एक ही गाड़ी में सारे लाइन बना के चल रहे हैं तो क्या कहलाएंगे भाई, कोलिनियर है। ठीक है, कॉन्करेंट सारे एक जगह मिल रहे हैं, एक जगह आके मिल रहे हैं तो क्या कहलाएंगे वो, कॉन्करेंट। ठीक है, कोप्लेनर, एक प्लेन खड़ा है, एक प्लेन इधर पड़ा है, कुछ इधर लग रहे हैं, कुछ इधर लग रहे हैं, ये दोनों इधर लग रहे हैं तो दोनों एक दूसरे क्या है, कोप्लेनर है। अगर ये हाथ इधर फोर्स मार रहे हैं और दूसरा हाथ नीचे फोर्स मार रहे हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, नॉन कोप्लेनर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो अपने बुक में से पढ़ो कुछ, फिर यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, पहली बात तो होगी नहीं कोई दिक्कत, किसी को हिंदी इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी सकती है तो अपनी हिंदी की बुक है तो हिंदी की बुक में पढ़ लो, और इंग्लिश में तो अपन चल ही रहे और थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बता ही रहे, जितना अपने से पॉसिबिलिटी बन रही है कि भाई इतना हिंदी में बताना ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हो गया, तो अब क्या कर लेते हैं, टाइप पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप और सर क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है भाई, दोनों में बहुत अंतर है। टाइप्स में तो आपने क्या लिखना है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, ये एप्लीकेशन के हिसाब से है, किस तरीके से लग रहा है फोर्स। ठीक है, वो एक तरीके से बेसिक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन है तो वो लिखना है, और टाइप पूछे तो ये लिखना है।
या उसके अलावा उसमें जैसे मेंशन कर रहे हैं पॉइंट्स के पॉइंट मीटिंग के हिसाब से बताओ, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट, प्लेन के हिसाब से बताओ कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। ये हो गया सी। कोई एक बॉडी है उस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स इधर मार रहा है धक्का, दूसरा किधर मार रहा है, इधर मार रहा है, कंप्रेसिव। कोई बॉडी है एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, टेंसाइल। कोई भी एक बॉडी है वो इधर धक्का मार रहा है, इसको पता ही नहीं मैं किधर धक्का मार रहा हूँ, इधर मार रहा है इधर मार रहा है, इधर खिसक रही इधर खिसक रही, खिसक के क्या हो गई, ना तो इधर ही गई ना इधर ही गई, क्या हो गई, तिरछी हो गई। क्या हो गई, तिरछी हो गई। कोई ना कोई एंगल बनाएगी, वो एंगल ये कहलाएगा शियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो एंगल शियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, शियर। ठीक है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। दो कोई बॉडी पे कोई खिंचाव लग रहा है तो टेंसाइल, कंप्रेसिव दबा रहे तो कंप्रेसिव। टू लाइक एंड अनलाइक फोर्स अगर दोनों फेस पे लग रहे हैं, ऊपर एक नीचे, इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। तो अपने वैसे बेसिक क्या था, फोर्स सिस्टम था। जो फोर्स सिस्टम इससे पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन था वो था मेन। ये अपन सोम में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स। इसका यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल है नहीं, बुक में नहीं दे रखा सिलेबस में, लेकिन फिर भी अपने को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर अपन बात करें, क्लासिफिकेशन हो गया, रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। चलो, ज़्यादा कुछ नहीं भाई। फोर्स अपने को दे रखी है, ये कोई भी कहे बोल। एक आदमी क्या कह रहा है कि भाई मैं तो इस पे इधर धक्का लगा रहा हूँ, मेरे को ना बता कुछ भी, लगा ले भाई, मार अकेले। इसने फोर्स लगाया भाई कितना, 5 किलोमीटर का। ठीक। एक दूसरा इसकी मम्मी या इसका पापा है, वो क्या कर रहा है, वो भी इसी पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, कैसे भी करके वो लगा पा रहा है 10 किलोमीटर का। एक छोटा बच्चा और है, वो भी बेचारा अपना सहयोग कर रहा है, वो ओनली कितना लगा पा रहा है, 2। अब तीसरा एक कोई खागड़ आता है, कहता बोल रहा है तुम तीनों हटो, तुम भी हट, तुम भी हट, तुम भी हट। तीनों ने हटा के बोला मैं अकेला फोर्स लगाऊंगा। क्या करूंगा मैं, अकेला फोर्स लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा बताओ, तुम बताओ, कैलकुलेट करो भाई। कैलकुलेट करके क्या बताएंगे, 2 इसने लगाया, 5 इसने लगाया, 10 इसने लगाया। ठीक है, मैं बता दिया कितना लगाया खागड़ ने, 17 किलोमीटर का खागड़ ने फोर्स लगाया। और इस वस्तु को क्या कर दिया, यहाँ से आगे की तरफ जो काम ये कर रहे थे वो एक काम इसने कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कि एक आदमी भूल जाता है कि इधर धक्का लगाना किधर, उसने क्या किया, वो मेरा भाई इधर पे धक्का लगाने लग गया, लगा ले भाई। इसने लगाया कितना, 8 किलोमीटर का लगाया। कितना लगाया, 8 किलोमीटर का लगाया। अब इसको कितना लगाना चाहिए था, अभी तो चलो इसने 17 का लगाया था जब ये तीनों काम कर रहे हैं। अभी 8 किलोमीटर का और इधर से धक्का लगाने लग गया, तो इसको कुछ ना कुछ तो कम लगाना पड़ेगा। तो कम कितना लगाना पड़ेगा, -8। कितना हो गया, 9 किलोमीटर। भाई ये चीजें क्या है, फोर्स को किस तरीके से ऐड करना है, फोर्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ तो धक्का धुक्का ये सारी चीजें अपने को देखने की मिल रही है, लेकिन वहां अपने को क्या मिलेगा, इनके सिंबल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जैसे कि पहला केस क्या है, 5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर कहेगा, इसका रिजल्टेंट लिखो। क्या लिखो, इसका रिजल्ट। दोनों का कोई एक रिजल्ट बताओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या मिलेगा, ये मान लो इधर है, ये मान लो इधर है। ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट है, यहीं से चीजें स्टार्ट होती है। इसने कितना लगाया, 10 किलोमीटर का लगाया। इसने कितना लगाया, 15 किलोमीटर का लगाया। मैंने डायरेक्शन ये दे दी। क्या ये डायरेक्शन देना ठीक है, नहीं है, क्योंकि 15 किलो वाला इधर देगा, तो इधर थोड़ी किसकी, इधर किसकी वो चीज उधर दिखाएंगे, नहीं। चलो मैंने इस इधर देखे 5 किलोमीटर, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं तो इधर ही रखूंगा, डायरेक्शन रख ले।
मैं साला माइनस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? माइनस लगा दूंगा। ठीक है भाई, इधर जा रहा था, वो इधर जा रहा था, अपन ने क्या कर दिया? माइनस लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज इधर से बनी थी, अब इधर से बन गई। तो दो तरीके से रिजल्टेंट निकालना अपन ने सीख लिया। कंडीशन क्या थी? फोर्सेज क्या होनी चाहिए? कोलिनियर, नॉन कोलिनियर? भाई कोलिनियर। क्या? कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर। चलो ये तो हो गए। थर्ड टाइप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड में क्या आ जाएगा कि एक पॉइंट पे एक इधर भग रहे हैं, एक कह रहा है मैं तो इधर जा रहा हूँ, चलिए इसको इधर नहीं भगाते, इसको इधर भगाते। ये कह रहा है मैं 5 किलोन्यूटन का लगा रहा हूँ, ये कह रहा है मैं 10 किलोन्यूटन का। बीच में क्या रखी है अपनी? कोई बॉडी है। बॉडी की दर किसकी? कोई बता सकता है कि दर किसकी? भाई इसमें तो कैसे बताएगा? तो ऑनलाइन नीचे तो जानेगी री, इधर भी जानेगी री और इधर भी जानेगी री। किधर जाएगी? थोड़ी सी ऊपर की तरफ खिसक जाएगी इधर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ये फोर्स लगाना बंद कर दे, ये फोर्स लगाना बंद कर दे। अगर यही फोर्स लगा दे तो अपना काम चल सकता था। दो की जगह एक ही फोर्स लगा के काम चला सकते थे। उसी चीज को कहते हैं रिजल्टेंट, कहते हैं आर, कहते हैं क्या कहते हैं? आर कहते हैं। इस रिजल्टेंट का मान कैसे निकालें? इन दोनों के बीच कोई ना कोई एक एंगल थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। पैरेललोग्राम ला। कौन सा ला? कौन सा ला? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ला यहाँ पे अपन ड्राइव नहीं कर सकते, टाइम की कम, और वैसे भी ड्राइव करने का क्लास में करवा चुके, ऑनलाइन फिर भी नहीं होगा तो एक बार देख लेना। उसमें वही साइन कोस थीटा लगे हुए हैं। अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो F1 मानना है तो F1 मान लेते हैं। F1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 F1 F2 कोस थीटा। ये थीटा कहाँ से आ गया? थीटा वही चीज है जो इन दोनों के बीच के बना कोण। दोनों फोर्सेस के बीच में बना कोण। दोनों फोर्सेस के बीच में बना कोण। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो कोण बन गया उसी को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। उस थीटा का मान रख देंगे, F1 की जगह F1, F2 की जगह F2 मान रख देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अपने पास ये कितना है, चलो 90 डिग्री बन गया तो 90 डिग्री बना देते हैं। 5 किलोन्यूटन 4 किलोन्यूटन। ठीक है, सीधा मान रख दो। 5 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा कोस 90। अब कोस 90 का मानना पता किसी ने? चलो कोई 0 1 2 3 4 सब में 4 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? अंडर रूट करते आ जाओ, अंडर रूट करते आ जाओ। वो मान किसका रहेगा? साइन। पहले किसका लिखेंगे? 0 का, 90 का, 45 का, 30 का, इन दोनों के बीच में क्या एंगल आ जाएगा? 60। ठीक है,
तो ये अपने को क्या याद रखना है। तो जीरो में जीरो बन गया, ये एक बन गया, ये 3/2 बन गया, √3/2, ये √1/2 बनेगा तो √2 बन गया, ये 1/2 बन गया। कैसे बना कैसे नहीं बना ये तो भाई तुम्हें आगे चाहिए। 4 का क्या कर देंगे, अंडर करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 इससे कट चुका, 1/2 बढ़ चुका, ठीक है। और उधर 3 था तो 3 लिख दिया, 4 के 1 में भाग दिया तो 1 √1 होता है। ये किसका मान आ गया, साइन का आ गया। जब कोस का लिखना हो तो 0 से स्टार्ट कर दो, इधर से लिखना स्टार्ट, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90, ठीक है। तो अपने को कोस 90 का मान चाहिए, क्या है, 0। तो यहाँ क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो ये टर्म पूरी क्या बन गई, 0 बन गई। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16, ठीक है। वैसे अगर अपन 5 को 3 ले लेते तो आराम से अपनी चीजें कट जाती, जहाँ 5 लिखा है वहां अगर 3 लिख लेते तो अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाती, आसान हो जाती। क्या हो जाती, आसान हो जाती। कैसे आसान हो जाती, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 16 कितने हो गए, 25 हो गए, अनलोड कर दिया 5 किलो न्यूटन, ठीक। इस तरीके से अपनी। अब दूसरी बात, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, उसको क्या नाम देते हैं, फाई। फाई को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, फाई के लिए भी एक फॉर्मूला बना रखा है। क्या बना रखा है कि tan फाई इज इक्वल टू F2 sin थीटा, F2 sin थीटा प्लस F1 प्लस F2 cos साइन अपॉन कोस tan बन ही रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में नहीं बन रहा क्योंकि इसमें ऐड याद रखने के लिए कर सकते हैं, वैल्यू रख देंगे। फाई का जब मान निकालेंगे तो tan इनवर्स, जो भी मान आएगा वो मान यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। F2 sin थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा, ये 1 बन गया कि sin 90 का मान 1 था। तो F2 का मान अपना कितना था, 5 और 3 और 5, 3 और 4 लेके चले थे, ठीक है। 4 मान लेते हैं, 4/3 प्लस 0, तो tan इनवर्स 4/3, ठीक। तो इस तरीके से इसका मान निकाल लेंगे 5 कैलकुलेटर से। तो पैरेललोग्राम पे किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करना तो वो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से जैसे भी अपनी फर्स्ट यूनिट कुछ हद तक क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, जितना अपना काम की चीजें थी। सिलेबस लगभग फर्स्ट यूनिट का जो भी कवर होना तो वो मैंने यहाँ से करा दिया है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट का। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। क्या नाम है, इक्विलिब्रियम। भाई सेकेंड यूनिट में जैसे कि बात करें यूनिट सेकेंड, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम में अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में जो अपन टॉपिक है, एक तो अपन लामीज थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लामीज थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ेंगे, बीम टाइप्स। ये दोनों टॉपिक हैं, ठीक है। वैसे लामीज थ्योरम से पहले क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एफबीडी पढ़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इस चीज को मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ रख तो दिया, अभी तो मेरे को दिख रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा,
ठीक है, एक तो मेरी उंगली ने यहाँ फोर्स लगा रखा, दूसरा उसकी तरफ से यूडीएल लगा हुआ था। तो यहाँ तो एक पॉइंट लोड हो गया और इसके पूरे पे क्या लग रहा था, यूडीएल लग रहा था। ठीक है, या इस पे कोई दो फोर्स इस तरीके से इसको मैंने रोक रखा है ऐसे। ठीक है, तो एक इस उंगली ने फोर्स लगा रहा है, दूसरा इसने। ठीक है, तो ये इस टाइप से था, एक फोर्स इधर लग रहा था, दूसरा फोर्स इधर। कोई भी चीज कहीं भी किसी में लटकी हुई है, घिरनी में जैसे लटकी हुई है, ये डब्ल्यू लटका हुआ है। डब्ल्यू हमेशा कहाँ लाई करता है, नीचे की तरफ, टेंशन टिक की तरफ। तो डब्ल्यू का फ्लूइड डायग्राम बनाएंगे तो अलग से बनाएंगे, वहाँ ये घिरनी वरनी ये सिस्टम नहीं बनाना, ओनली फोर्सेस दिखाने हैं। डब्ल्यू नीचे लग रहा है, टी वन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ये इस बॉडी का क्या कहलाएगा, एफ बी डी। ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये इस बॉडी को फ्री करके उसका कोई भी एक डायग्राम बनाना, जिसमें उसके जो भी इंक्लूड जितने भी फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस को अपने को रिप्रेजेंट करना है। एक ऐसा डायग्राम जिसमें उसकी ऑल फोर्सेस को अपन रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, बात आती है लेमीज थ्योरम की। लेमीज थ्योरम क्या होती है कि लेमीज थ्योरम हमेशा किसी भी एक बॉडी, ये कोई भी एक बॉडी, उस पर कितने फोर्स होने चाहिए, 3 फोर्सेज होने चाहिए। कितने फोर्सेज होने चाहिए, 3 फोर्सेज होने चाहिए। 3 फोर्सेज, जैसे कि किसी भी बॉडी पे 3 फोर्सेज ये लगे। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2, इसको मान लेते हैं F3। ये जरूर ध्यान रखना, F1 है तो इसके सामने वाला कोण θ1, F2 है तो इसके सामने वाला कोण θ2, ये F3 रहेगा तो इसके सामने वाला कोण θ3। कैसे भी कुछ भी मान ले, कोई जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है उसके सामने वाला 1 लिखा है तो 1, 3 लिखा तो 3, 2 लिखा तो। ठीक है, लेमीज ने एक रूल दे दिया, फॉर्मूला दे दिया कि साइन F1 इज अपॉन साइन θ1, F2 अपॉन साइन θ2, F3 अपॉन साइन θ3। ठीक है भाई, एग्जाम में क्या मिलेगा, इनका एग्जाम में इनका मान दिया मिलेगा 35 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन पूछेगा। क्या करेगा, पूछेगा, या इसका मान देगा, इसका पूछेगा। ठीक है, थीटा तीनों ना मिलेंगे, थीटा कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। एक मान लो 120 दे दिया, ये मान लो 110 दे दिया, ये तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक चीज और पढ़ रखी है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, θ2 का मान निकालना है तो 360 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ3। θ1 का मान 120 डिग्री प्लस का 110 डिग्री, माइनस प्लस जैसे तैसे करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 30। तो ये बच जाएगा 1 और 1 2, 130 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 130। ये मान आ गया तो इसमें तो बस रखना ही, रख देते हैं। कैसे रखेंगे, F1 का मान देखो, इसमें F1 मेरे को इधर दिख रहा है 30 किलो न्यूटन, साइन F1 के सामने 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। साइन 120 कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेटर रहेगा, कैलकुलेटर में दबाना है, साइन 120 आ जाएगा मान। फिर F2, क्या F2 दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो अपन F2 लिख दें। भाई नहीं दे रखा तो क्या कुछ लिख सकते हैं क्या, मान नहीं लिख सकते, जो दे रखा है F2 लिख दें, लिख दो। फिर साइन θ2 का मान कितना है, 130 डिग्री, 130 डिग्री। F3 का मान क्या लिख देंगे, साइन 110। ठीक, इन दोनों इक्वेशन से वैसे तो चलो F3 दे रखा है, मान लो F3 नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, मान लेते हैं भाई F3 नहीं दे रखा। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। इन दोनों इक्वेशन यूज करके क्या करेंगे, F2 का मान फाइंड आउट कर लेंगे। 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, एक, कितने टोटल, कितने 1 2 3 4, 3 पता है, चौथा कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, F2 का मान आ जाएगा
ठीक, F2 का मान आ जाए तो बीच वाली संख्या को लिखना भूल जाओ या बंद कर दो। अब कितने, 1 2 3 4, कितने पता है, 1 2 3 पता है, चौथे का मान आ जाएगा। कैसे, वजर गुणा करके साइन 110 का मान इससे गुणा कर देंगे F3 का, तो F2 का भी मान आ गया और F3 का भी मान आ गया। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कई क्वेश्चनों में, ज्यादातर क्वेश्चनों में ओनली एक ही मान फाइंड आउट करवाता है, या तो F3 या F2, तीन में से तो मान दे। जैसे 35 दे रखा था ना, तो कई क्वेश्चनों में 35 यहाँ ऐसा दिया हुआ मिलेगा, ओनली एक ही मान फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, तो लेबनिज़ थ्योरम भी हो गई। अब पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ बीम। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बीम। एक सेकंड में वीडियो को देख लूंगा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, 56 मिनट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, ठीक। टाइप्स ऑफ बीम, अभी पानी वानी पी लेता हूँ। हेलो हेलो भाई, बीम क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है। भाई हॉरिजॉन्टल ना करें हम तो वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉलम। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो क्या रहेगी, अब हॉरिजॉन्टल तो पता होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे कोई भी लोड लगे हो क्या कहलाएगा, वो बीम। ठीक, तो बीम अपने मेनली कुछ उनके जॉइंट रहेंगे। बीम को कहीं ना कहीं अपन उनको कैसे फिक्स करेंगे, किस तरीके से हिंज करेंगे, वो सिस्टम पहले अपन उसका पढ़ लेते हैं, किस तरीके से अपन उसको डिवाइड करेंगे। मतलब उस चीज को जैसे उसको रोकना है, इस बीम को इस तरीके से यहाँ रोकना है, मेरे को क्या करना है, रोकना है, ऐसे रोक रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ से इधर से रोक रहा हूँ। ठीक है, चलो ऐसे रोक दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया, इसको कैसे नहीं हिलने दे रहा। ठीक है, फिक्स कर दिया। तो कुछ फिक्स बीम कहलाएंगी, कुछ कैसे कहलाएंगी, उसकी हिंज बीम कहलाएंगी, और कुछ क्या कहलाएंगी, रोलर बीम कहलाएंगी। तो पहले तो क्या पढ़ लेते हैं, फिक्स ही पढ़ लेते हैं, फिक्स्ड बीम या फिक्स सपोर्ट। क्योंकि अपन उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फिक्स सपोर्ट कर रहे हैं। फिक्स सपोर्ट का में क्या रहेगा, उस बीम को इस तरीके से शो करना पड़ेगा, किस तरीके से शो करना पड़ेगा, इस तरीके से। ये क्या हो गई, बीम फिक्स हो गई। ना ये चीज ऐसे रोटेट हो सकती है, ना ही ये ऐसे रोटेट, किसी भी तरीके से वो रोटेट नहीं हो सकती। पहली बात, ना ये चीज इधर हिल सकती, ना इधर, ना रेसिप्रोकेटिंग ना रोटेटिंग, कोई मोशन नहीं करेगा फिक्स में। ठीक है, सेकंड में बात करें, फिक्स सपोर्ट हो गया, उसके बाद हिंज। हिंज सपोर्ट में क्या हो सकता है कि वो चीज इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से रोटेट भी हो सकती है,
लेकिन आगे पीछे नहीं हो सकती, आगे पीछे नहीं हो सकती। ठीक है, ओनली क्या कर सकती है, रोटेट हो सकती है। ठीक, ओनली वो चीज क्या हो सकती है, रोटेट। ये तो कुछ नहीं हो सकती। ठीक, थर्ड क्या है, रोलर। रोलर सपोर्ट में क्या होगा, ये क्या है, रोलर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, रोलर रखा हुआ है। तो रोलर रखा हुआ है तो ये चीज इधर भी जा सकती है, इधर भी। तो रेसी प्रोकेटिंग भी मोशन हो जाएगा, और दूसरा मोशन क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा मोशन कौन सा हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग के अलावा, रोटेटिंग। रोटेटिंग मोशन, दोनों मोशन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ लिया। हम उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम अपनी कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार की। नोट करो। ठीक है, तो ये तो चलो पढ़ लिए। इनको याद रखना है, इनका क्या होगा, यूज होगा। चलो 6 टाइप की पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे सरल पढ़ते हैं। 6 टाइप्स की हैं। कितने टाइप्स की हैं, 6। सबसे इजी अपने को दिख रही है फिक्स बीम। सबसे पहली कौन सी है, इजी, जिसको अपन समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्या कर देंगे, वो तो सपोर्ट थी, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, फिक्स सपोर्ट लगा देंगे। तो वो इस बीम का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ इस सपोर्ट का नाम क्या था, फिक्स था। या इस बीम का नाम क्या है, फिक्स बीम। ठीक है, दोनों तरफ से बीम क्या है, फिक्स। सेकंड पढ़ते हैं। पहला क्या हो गया, फिक्स बीम हो गया। ठीक, अब क्या पढ़ लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड, एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, ये चीज ऐसे रखी हुई, यहाँ अपन हिंज भी कर सकते हैं, यहाँ अपन रोलर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब दोनों एंड पे क्या होनी चाहिए, कोई कैसे भी सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो हिंज हो या रोलर। ठीक है, 2 टाइप पढ़ लिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या करता है कि इसको एक तरफ से फिक्स कर दो, दूसरी तरफ को उसको खुले सांड की तरह छोड़ दो। ठीक है, ये क्या है, इधर से फिक्स है, इधर से क्या है, ये फ्री। क्लियर। तो कोई भी एक बीम जिसका एक एंड क्या हो, फिक्स हो, एक एंड क्या हो, स्थिर हो, वो क्या कहलाएगा, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर। 4th नंबर पे प्रोप कैंटिलीवर, PROP, कैंटिलीवर। प्रोप कैंटिलीवर में क्या हो जाएगा, एक तरफ से तो ये चीज फिक्स थी, इस तरफ से क्या लग जाएगा, कोई एक सपोर्ट आ जाएगा। एक तरफ से फिक्स हो, वन एंड क्या हो, फिक्स हो, दूसरी तरफ से क्या हो, कोई भी सपोर्ट। ठीक है, इधर से क्या है, ये फ्री एंड। ये क्या है, फिक्स्ड। 5वें नंबर पे अगर अपन बात करें तो एक कंटिन्यूस। कंटिन्यूस बीम में क्या मिलेगा, कोई चीज अपने को कंटिन्यू देखने को मिलेगी, कैसे न कैसे करके कंटिन्यू होनी चाहिए। ये क्या है, बीम है, बीम में क्या लगी हुई, कुछ कंटिन्यू लगातार बीम, एक 2 से अधिक बीम लगी हुई हो, 2 से अधिक
लगी हुई तो फिर क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस। दो से अधिक सपोर्ट, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। छठे नंबर पे अगर अपन बात करें तो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग बीम में क्या रहेगा कि ये कोई भी बीम है, सपोर्ट यहाँ है, सपोर्ट यहाँ है, इधर क्या हो रहा है, ओवर हैंग हो रहा है, जरूरत से ज्यादा बिजली ओवर हैंग। जैसे छज्जे निकले रहते हैं ना दीवार, पुराने मकानों में कहीं देखे होंगे, बाहर कुछ एक्स्ट्रा निकला, जैसे ये इसके बाहर निकला हुआ है, ये इसके बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है, सपोर्ट यहाँ है, बाहर खुला है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या अंतर है, इसमें एक तरफ से फिक्स जरूरी है, जबकि इसमें क्या है, सपोर्ट में, ठीक है, दोनों में क्या है, वन एंड हिंज हो सकते हैं, दोनों एंड और एंड हो सकते हैं, ठीक, कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या होगी, टाइप्स ऑफ बीम होगी। टाइप्स ऑफ बीम में पहले क्या पढ़ी थी, फिक्स पढ़ी थी, दूसरी क्या पढ़ी थी अपन ने, एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स में दोनों एंड फिक्स कर दिए, सिंपली सपोर्टेड में दोनों क्या कर दिए, सपोर्ट कर दिए दोनों एंड। कैंटिलीवर में एक फिक्स कर दिया, दूसरा फ्री छोड़ दिया। प्रोप कैंटिलीवर में एक फिक्स कर दिया, दूसरा सपोर्ट कर दिया। कंटिन्यूअस में बहुत सारी कंटिन्यूअस बीम लगा दी, और बीम में कोई पार्ट और है, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन, भाई 6 की 6 दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। 6 की 6 टाइप जहां तक लग रहा है समझ में आ गई होंगी। स्पोर्ट 3 थी, तीनों स्पोर्ट भी समझ में आ गई होंगी, 6 की 6 टाइप की बीम भी समझ में आ गई होंगी। यही एग्जाम में आएगा, टाइप्स ऑफ बीम लिखो या टाइप्स ऑफ स्पोर्ट लिखो, बीम क्या होता है, इतना ही पूछेगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल तुम्हारे है मैकेनिक्स। तो जैसे तैसे करके अपन ने 2 यूनिट क्या कर दिए, कंप्लीट। फ्रिक्शन छोड़ देते हैं, है ही, कभी होगा तो सिलेबस में, कभी ऐड होगा कोरोना के बाद तो इसका अलग से लेक्चर पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है भाई। सेंट्रोइड तो मैंने कुछ हद तक तुम्हें बताया था, कोई भी रेक्टेंगुलर है या कोई भी अपना क्यूब है, तो ये मान लो इसका वॉल्यूम है, ये इसका क्या है, एरिया है, उसका एरिया कहीं कंसंट्रेट करेगा, सेंटर बिंदु इसका वॉल्यूम सेंटर बिंदु, वो तो क्या कहलाएंगे इसके सेंट्रोइड। अगर इसका कोई वेट है, क्या है, कोई वेट पे अगर कोई चीज उस पर वेट पे कंसंट्रेट करा के उस पर कोई एक बिंदु फाइंड आउट कर रहे हैं, वो बिंदु पॉइंट क्या कहलाएगा, तो कहने का मतलब एरिया हो या वॉल्यूम हो, उनसे रिलेशन तो कौन रखता है, सेंट्रोइड। और वेट से रिलेटेड, वेट या ग्रेविटी से रिलेशन कौन रखता है, सीजी। जैसे बिल्डिंग का सीजी निकाल लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का सीजी, जैसे किसी एक पॉइंट पे टेकना हो, कहीं भी उस चीज को कंसंट्रेट करना, ठीक, तो वो सीजी आ गई, ये क्या हो गया, सेंट्रोइड आ गया। इन चीजों को फाइंड आउट कैसे क्या करते हैं, क्या एक प्रोसीजर है, छोटी यूनिट है वैसे, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें तो एक ही चीज ध्यान रखना है। तो पहला तो ये रहेगा, कोई एक सिंगल बॉडी हो, सिंगल हो तो जैसे कि कोई क्या हो सकता है, कोई रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्या है, एल मान लो, क्या है, जाना क्या है, सेंटर में, ओरिजिन के पॉइंट क्या है, एक्स एक्स, इसको क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या मानते हैं, वाई एक्सिस। एक्स में इस बिंदु से कितनी दूर जाएं, आधी दूर पहुंच जाएं, कितनी दूर जाएं कि आधी दूर पहुंच, आधी दूर टोटल क्या है, बी, तो बी की आधी, एल में इधर जाएं तो एल की भी आधी, तो उस पॉइंट के ओरिजिन क्या करेंगे, b/2, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई की वैल्यू, l/, ठीक है। रेक्टेंगल भाई, सर्किल हुआ, किधर से चल जाओ, कैसे भी चल जाओ,
अपने को आर ही देखने को मिलेगा, आर आर जितनी रेडियस उतना ही। अगर कोई चीज स्क्वायर है तो स्क्वायर में एल और बी दोनों क्या हो गए, सेम हो गई, तो b/2, इधर भी b/2। ऐसी मैंने एक पीडीएफ भेज रखी है जिसमें सेमी सर्किल ले रखे हैं, हाफ सर्किल ले रखे हैं, अलग अलग सर्किल ले रखे हैं, ठीक है। जैसे कि सेमी सर्किल ले लेते हैं, चलो ठीक है भाई। x में तो अपने को क्या हो जाएगा, r आ जाएगा, टोटल दूरी d/2 कर देंगे, जबकि ये यहाँ पे लाई करेगा, तो कितने पे लाई करेगा, ये तो आ जाएगा r और ये आ जाएगा 4π/3r/, और r/3, ठीक है, ऐसा है। तो ये याद रखने, ट्राइंगल में भी अगर बात करें, जैसे ये ट्राइंगल है, ये b है, तो b/2, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू h/3, टोटल हाइट है h/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखना है। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा किस तरीके से आएगा कि वो पूछेगा सेंटर ऑर्डर, सीजी का तुम्हारा क्वेश्चन है नहीं, या तो ज्यादातर तो आई सेक्शन दे देगा, क्या दे देगा, आई सेक्शन दे देगा। आई सेक्शन, ठीक। प्रोसीजर क्या है भाई, एक के लिए तो x और y का मान निकाल लेते, जब एक से अधिक आकृति कंबाइन हो जाए तो उसमें फॉर्मूला ये लगेगा, क्या लगेगा, ये लगेगा, x बार इक्वल टू x1 इंटू a1 x2 इंटू a2 अपॉन a1 प्लस a2। अगर बात करें तो y1 a1 प्लस y2 a2, y2 a2 और a1 प्लस a2, ठीक है। अब यहाँ पे तो a1 a2 नहीं दिख रहे, 3 दिख रहे हैं, तो 3 दिख रहे हैं तो क्या कर देंगे, x3 a3 y3 a3 प्लस a3 प्लस 4 दिखते तो 4 कर देते, 2 दिखते तो 2 कर देते, और 1 में तो अपन डायरेक्ट जैसे करने में से करते हैं, चलो 1 में 1 कर देते हैं, तो ये सारी चीज नहीं है, तो ये 1 से ही कट गया, तो y1 बराबर आ गया, ठीक है। तो बेसिक अपने ये फॉर्मूला क्या है, a1 क्या है, x2 क्या है, किस तरीके से क्या है भाई, a1 a2 का इनका मतलब क्या है, एरिया, क्या है, एरिया। हम a1 इसको मानते हैं, 2 इसको मानते हैं, 3। अब किसी का मन करेगा मैं इसको 3 मान लूंगा, इसको 2 मान ले भाई, मैं इसको 3 मान लूंगा, इसको 2 मान, इसको मान ले, कोई दिक्कत नहीं, मान हो जाएगा, ठीक है। इनकी कुछ डायमेंशन दी हुई मिलेगी, इनकी कुछ डायमेंशन अपने को दी हुई मिलेगी, जैसे ये ओरिजिन अपना हमेशा इस कॉर्नर का ये पॉइंट लेना है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो इस हाथ की तरफ बिल्कुल ये कॉर्नर, तो इसको क्या मान लेंगे, ओरिजिन 0 0। तो इधर चलते हैं तो इसका भी वही सेंटर पॉइंट आता है, तो एक चीज तो यहाँ से साफ देखने को मिलती है कि इस चीज का सेंटर, मतलब इस पॉइंट के अबाउट अगर इसको काटा जाए तो मिरर इमेज दिख जाए, मिरर इमेज दिख जाए, उसी चीज को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बॉडी, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बॉडी, ठीक है। किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग, किसी भी लाइन के थ्रू इसको अपन कट करें तो जैसा अपने को इधर दिख रहा है वैसा ही उस तरफ दिख जाए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सिमेट्रिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें तो अपने को बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x बार की मान निकाल, पहले तो उनका मान निकाल लें, a1 a2 a3 सबसे पहला काम, फिर x1 x2 x3 y1 y2 y3,
ये मान जरूर निकालना है अपने, ठीक है भाई। A1 A2 कैसे निकालेंगे, 50 गुणा 5 250, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये भी क्या है 5 ही है, तो 40 गुणा 5 200, 5 गुणा 50 A1 A2 A3। अब x1 का मान निकालते हैं। x1 का मान क्या है, ये दूरी, ये टोटल 50 है, तो x1 ये रहेगा, इसका सेंटर पॉइंट ये रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा। तीनों बॉडी का पहले सेंटर पॉइंट देखना है। सेंटर पॉइंट के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी पहले, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी। कैसे, एक एक्स में एक वाई में। तो ये पहली बॉडी है, दूसरी है और ये तीसरी। तो पहले में इधर गए, कितना गए 25 गए, 50 डिवाइड बाई 2 कितना जाएंगे 25, क्योंकि ये टोटल 50 है। कितनी दूरी में जा रहे हैं अपन, हाफ में जा रहे हैं, इसके बराबर यहाँ टच करेंगे, ठीक है। तो x1 50 आ गया, x2 ये है, ये भी कितनी दूरी है, टोटल 50 ही पूरा सेंटर है। और x3 भी कितना आएगा 25, ठीक है। आ जाओ, इनका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया चलो निकाल लेते हैं। x बार का मान, x बार का मान कितना आ जाएगा 25 किया जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, x1 का मान 25 गुणा 250 प्लस x2 का मान फिर 25 गुणा 200, फिर 25 गुणा कितना 250, ठीक है, अपॉन 250 प्लस 200 प्लस 250। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 25 कॉमन आ रहा है। तो 250 प्लस 200 प्लस 250, 250 प्लस 200 प्लस 250, इससे ये कट गया। दोनों चीज सेम है, इससे मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया 25, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्या करना है, y बार फाइंड आउट करना है। तो y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान मैं बता रहा हूं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यही पॉइंट है, ये एक्सिस y है, तो भाई इसके सिधाई में इधर गए तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी, y कहलाएगी। पहले 5 जुड़ गया, फिर 40 जुड़ गया, टोटल 5 आधी करे तो 2.5, कितना आ गया 5 प्लस 40 प्लस 2.5, कितना आ गया 47.5, एक के 47.5। इसी तरीके से अब इसका मान फाइंड आउट करेंगे तो 5 टोटल 40 का आता 20, कितना आ गया 20 प्लस 5 25। इसी तरीके से इसमें चलेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का आता 2.5। बस इनका मान कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, y1 का, y2 का, y3 का, a1 का, a2 का, a3 का, ठीक है। तो इसी तरीके से x बार और y बार फाइंड आउट कर ले। तो यही प्रोसीजर ची कैसा ही क्वेश्चन दे रखा हो, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, यही प्रोसीजर लगा देना। बस सिमेट्रिक में बस तुम्हारा थोड़ा सा अगर नहीं पहचान पा रहे तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ये बढ़ जाएगी, लेकिन मान वही आएगा। जैसे मैं सिमेट्रिक देखते मैं बता पा रहा था x की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। जैसे इसी टाइप का कोई दूसरा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, टी टाइप का दे दिया जाए, ठीक है, तो टी टाइप का, आई टाइप का, तो डायरेक्ट अपन देख के बता देंगे, इसकी वैल्यू का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, 100 डिवाइड बाई 2। तो x बार का मान तो कितना आ जाएगा 50 ही आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। ये 5, ये मान लो 80 दे रखा है, ठीक है। तो इसका भी उसी तरीके से x बार y बार फाइंड आउट करेंगे और समथिंग इस तरीके से जहां भी वो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट आ जाएगा। तो आई रिवर्स टी, जो टी ओरिजिनल टी, एल का, एल के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा x बार भी और y बार भी, ठीक है। एफ का
ठीक है। इसमें कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, 1 2 3। इसमें इस यहाँ से कट कर लो जी, यहाँ से कर लो, एक ही बात है, लेकिन करना एक ही है, ठीक है। वो उसी तरीके से कैलकुलेशन अपने को रखनी है। वैसे इजी मेथड मेरे हिसाब से ये पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कर लो तो सेम ही पड़ेगा। तो जितनी भी शेप साइज थी वो मैंने सारे क्वेश्चन हमारे क्लास में करा ही दिए थे, और ये भी करा दिए थे। और यहाँ से भी ये समझ में, जब ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन पूरा कर भाई, प्रोसीजर तो सेम रहेगा, सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने इस यूनिट में भी जो अपना मेन पार्ट था वो अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। वो तो न्यूमेरिकल करके देखना, कोई दिक्कत हो तो तुम वैसे पूछ ही लेते हो, अच्छी बात है। ये NIT कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं डिप्लोमा में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिप्लोमा में बीटेक में भी असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो अभी लास्ट में अपन फाइनल 5th यूनिट में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम क्या है, सिंपल मशीन। क्या नाम है इस यूनिट का, सिंपल मशीन, ठीक। सिंपल मशीन में अभी अपन डिस्कस करते हैं। Capable of doing some useful work। 3 इडियट तो देखा ही होगा, कोई भी ऐसी चीज जो अपना कार्य क्या कर दे, एक तरीके आसान कर दे, या अपना जो कार्य उपयोगी कार्य को कर दे, वही क्या कहलाएगी, मशीन कहलाएगी, ठीक। जो भी कार्य करने में कोई भी एक ऐसी चीज, वह मशीन किसी उपयोगी कार्य करने में क्या हो सक्षम, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में को मैं बता दूं। तो सिंपल मशीन और एक क्या है, कंपाउंड मशीन है। कंपाउंड में बहुत सारी सिंपल मशीन मिलकर क्या बनाती है, कंपाउंड मशीन बनाती है। ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई एफर्ट क्या होता है। एफर्ट वो है जो अपन ने किसी भी चीज पे लगाया, ठीक है, लगाया गया बल। एफर्ट क्या कहलाएगा, लगाया गया अप्लाइड, ठीक है। सेकंड है लोड, ये क्या हो जाएगा, भार उठाया गया या वेट लिफ्टेड, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। वेट लिफ्टेड या अप्लाइड फोर्स। थर्ड बात अगर अपन करें तो एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। इसको डिनोट करते हैं P से, इसको डिनोट करते हैं W से। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस तरीके से आउटपुट बटे इनपुट है, तो क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। इन दोनों में क्या रहता है, रेशियो रहता है, ठीक है। थर्ड अगर फोर्थ पे अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, y अपॉन x। क्या हो जाएगा, y अपॉन x।
ये y और x क्या चीज है? y वो चीज है जो एफर्ट के द्वारा तय की गई दूरी। द एफर्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। और ये क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। x से और इसको फिर से काउंट करते हैं y से। हिंदी में बोलते हैं आयास के द्वारा तय की गई दूरी। इसमें क्या हो जाएगा? बार के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया, एफर्ट हो गया, लोड हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं एफिशिएंसी। किसकी? एफिशिएंसी की। जिसको अपन बोलते हैं सक्षमता, एक तरीके से हिंदी में कितनी सक्षम है। ठीक है, एफिशिएंसी एक तरीके से होता है क्या? आउटपुट बटे इनपुट। क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट अपना क्या होगा? W इंटू एक्स, और इनपुट क्या होगा? P इंटू y। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? आउटपुट W इंटू एक्स और P इंटू वाई। W अपॉन P तो एज इट इज यही रह जाएगा, x को नीचे लेके चल जाते हैं, y अपॉन एक्स। W अपॉन P क्या बन गया? मैकेनिकल एडवांटेज, और y अपॉन एक्स क्या बन गया? वेलोसिटी। दिक्कत किसी को कोई? भाई आउटपुट बटे इनपुट होती है एफिशिएंसी है। आउटपुट क्या होता है? W इंटू एक्स। आउटपुट W क्या है? एक तरीके से लोड उठाया, और x का मतलब जितना आपने x लगा। इनपुट P इंटू वाई, W इंटू एक्स, P इंटू वाई। W अपॉन P अपन ने पहले पढ़ चुके क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। y अपॉन एक्स क्या पढ़ चुके? वेलोसिटी। ठीक है, तो ma अपॉन VR। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं ma अपॉन VR पढ़ चुका। ठीक है, इन्हीं पे बेस अपने कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकल को अपन सोल्व कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैंने बताए भी थे। अभी अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मशीन। कौन कौन सी अपन मशीनें हो सकती हैं। तो एक बात करें आइडियल मशीन की। नाम सुना होगा कई जगह में, आइडियल आइडियल आइडियल। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100% होती है। कितनी एफिशिएंसी होती है? 100% होती है। तो मतलब एफिशिएंसी बराबर 100%, परसेंटेज को हटाया तो 100 गुणा 1/100, और MA अपॉन VR तो अभी नीचे लिख ही रखा है, वो तो अभी मिटाया नहीं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये MA इक्वल टू VR। अगर मैं कहूँ मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो बराबर है, दिमाग में आना चाहिए ओहो आइडियल मशीन है। अगर मैं कहूँ कि आइडियल मशीन है, ओहो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या है? वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ऐसे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात करें प्रैक्टिकल मशीन की। प्रैक्टिकल में क्या होता है? जो अपन प्रैक्टिकल में जो भी मशीनें देखते हैं, वो क्या कहता है कि एफिशिएंसी 100% से कभी भी बराबर भी नहीं हो सकती, और 100% से कभी ज्यादा भी नहीं हो सकती। क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी। क्या रहेगी? कम रहेगी। भाई कम रहेगी तो अपन क्या कह सकते हैं? भाई n बराबर, तो अभी तो अपन ने पढ़ा ही था, अभी तो मिटाया भी नहीं है। वहां से क्या पढ़ा था? MA VR।
ये पढ़ा था n बराबर जब वैल्यू 100% थी उसका मतलब क्या था, 1 था। ठीक है, 1 हो गया, या तो परसेंटेज में लिखे ऐसे लिखे। ठीक है, तो 1 से वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। 1 से वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए एफिशिएंसी की वैल्यू। 1 से कम कब आएगी, जब ये वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। तो कहने का मतलब वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज समझ में नहीं आई क्या भाई, वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 से कम आनी चाहिए, ये वैल्यू 1 से क्या आनी चाहिए, कम। जिस तरफ 9 की रहता है उसका मतलब वो चीज कम आई। तो MA/VR दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। तो कम कब आएगा, जैसे कि 2/2 कर दिया तो वैल्यू 1 आया, इस चीज को 3 कर दिया तो क्या 1 से क्या आएगा, कम आएगा। मतलब ये ज्यादा कर दिया, ये क्या कर दिया, कम कर दिया। उसी तरीके से ये ज्यादा कर दिया, ये कम कर दिया, वैल्यू क्या आ गई, 1 से कम आ गई। ज्यादा किया कि नहीं किया, कर दिया, VR को ज्यादा कर दिया, MR को कम कर दिया। भाई 2 हो गए। तीसरा एक और है रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन वाले क्या कहते हैं कि भाई एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 50% या 50% से ज्यादा होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%। अगर 50% को हटा देते हैं तो क्या बताया था मैंने, 100 से भाग दे देते हैं, तो n की वैल्यू 0। ठीक, वही बात यहाँ आ गई, वही बात यहाँ आ गई। ठीक है, तो MA/VR की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0.5 से, या इससे इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल मशीन में MA/VR क्या ले सकते हैं, 0.5 इक्वल कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि अपने को न्यूमेरिकल दे देगा, पूछेगा भाई बताओ कौन सी टाइप की मशीन है, या फाइंड आउट करके बताओ कि रिवर्सिबल मशीन है या नहीं। ठीक है, चलो मैं एक टाइप से जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो लगभग अपना जो है वो एंड हो गया है, लास्ट न्यूमेरिकल एक तरीके से, उसमें बहुत चीजें पूछ सकता है। इधर ही लिख लेते हैं कि जैसे कि उसने बोल दिया y की वैल्यू 50 दे दी, x की वैल्यू 30 दे दी, p की वैल्यू 5 दे दी, न्यूटन दे दी। ठीक है, कितना दे दिया, तो क्या अभी एफिशिएंसी निकल सकती है, अभी एफिशिएंसी नहीं निकलेगी। या इन दोनों की जगह क्या दे सकता है, W मान लो उसने दे दिया 2 न्यूटन दे दिया, और वेलोसिटी रेशियो दे दिया उसने 2 दे दिया। ठीक है, वेलोसिटी 2 का मतलब क्या था कि y/x का वैल्यू 2y, y की वैल्यू 10 हो सकती थी, ऐसे भी कह सकता है y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5, जैसे कि y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5। दोनों से VR निकाला, y/x करके 10/5 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, ये P/W है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, P/W होता है ना, बताया था। P की वैल्यू 5, 2.5। एफिशिएंसी क्या होता है, MA/VR। MA की वैल्यू क्या है, 2.5, VR कितना है, 2, VR कितना है, 2। तो एफिशिएंसी अपने क्या आ गई, 1 से भी ज्यादा है, 100% से भी ज्यादा है, ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन ही पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो ये दोनों वैल्यू 5-5 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5-5 दे रखी है। तो ये मान आ गया 1, ये मान आ गया 1, परसेंटेज कितने आएंगे, 0.5%। ठीक है, तो 0.5% का मतलब ये कैसी मशीन है, रिवर्सिबल मशीन है।
50%। ये मशीन कैसी है? रिवर्सिबल। अगर मान लो ये मान आ जाता, जैसे कि ये मान दे देता वो 7.5 दे देता, 7.5, तो ये आ जाता 1.5, ये आ जाता 1.5, ये आ जाता 75%। तो भी मशीन क्या रहती? रिवर्सिबल मशीन रहती। ठीक है, तो भी मशीन क्या रहती? रिवर्सिबल मशीन रहती। ठीक है, P/W 2.5 है क्या? अच्छा, ठीक था, वो पहले भी क्वेश्चन ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मान है ये। जैसे कि पहले अपना था ये 10 था ना, तो 10 ये कितना आ गया? 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 2.5 आ गया, तो 2.5 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो नीचे आएगा। तो ये मान वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो को क्या करना अपने को? बढ़ाना है। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे बढ़ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं? 15 कर देते हैं। क्या कर दिया? 15 कर दिया। 15/x, 15/5 क्या आ गया? 3, तो 2.5/3। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो 100 वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कितना बन गया? 250/3, 8×3 = 24, 833%। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से याद रखनी है। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ऐसे मान रख के अपना को क्या निकालना है? एफिशिएंसी। ये क्या है कि मैंने मान अपने तरीके से लेके चले गया, तो उनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, y का मान, x का मान, p का मान, w का मान, इन दोनों से क्या निकलेगा? br, इन दोनों से क्या निकलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी क्या है? दोनों का रेशियो क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मान फाइंड आउट कर लेंगे, वही अपना क्या जाएगा? n²। ठीक है, उसी एफिशिएंसी को देख के क्या बता सकते हैं कि ये कैसी मशीन है? आइडियल है, प्रैक्टिकल है, रिवर्सिबल है, या इम्पॉसिबल। एक और केस बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जो अपना पहला बना था, इम्पॉसिबल मशीन। ठीक है, ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% से भी क्या हो? ज्यादा हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा हो, नहीं 100% के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ जितनी है उसी एफिशिएंसी को अपने को बढ़ानी है, काम तक लेके जानी है। 100 तक तो जा नहीं सकती, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने अपने मार्क्स आए उतने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। किसी को 80, किसी को 85, किसी को 90, किसी को 100 तो नहीं आएंगे, 99 तक आ जाएंगे। ठीक है, कोशिश करना। वैसे फिर भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से जितना मेरे इतने से टाइम में जितना मेरी तरफ से पॉसिबल बन रहा था उतना मैंने पूरा क्लियर कर दिया। 4 यूनिट थी, 4 यूनिट में किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं, किस तरीके से पहले लेमीज थ्योरम का न्यूमेरिकल था, पैरेललोग्राम का था, और ये सिंपल मशीन का था, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का था। ये 4 यूनिट थी, 4 के 4 टाइप के न्यूमेरिकल थे, वो मैंने सब तुम्हें क्लियर करा। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो फिर बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना टाइम इस वीडियो को देखा होगा तो एक बार और देख लेना। अगर समझ में नहीं आए कोई चीज़ें, और फिर भी बाई चांस मिस्टेक से कोई मुझसे गलती हो भी गई हो तो उसको नेगलेक्ट करना। ठीक है, कोशिश तो मैंने की है कि कोई गलती ना करूं, लेकिन फिर भी हो भी जाती है। किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी कितनी नहीं हो सकती है? 100% नहीं हो सकती। ठीक है, बाय बाय, सी यू।